उस सन की अमीर लड़की से बचने के लिए मैं सीधा एक लाश की तरह नाटक करने लगा, लेकिन फिर भी उस औरत ने सबके सामने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था कि अगर मैं अभी नहीं उठा तो ये औरत सच में मुझे डेक पर ही जिंदा चबा जाएगी। मैं घबराकर खड़ा हुआ, रेलिंग के पास भागा और उसे कूदने की धमकी देते हुए बोला, तुम पास मत आना। हालांकि पेई रुयान को पूरा यकीन था कि मुझमें कूदने का दम नहीं है। उसने बड़े आराम से कहा, या तो मरो या फिर करो। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक नीलामी में पाया, जहां मुझे एक बिकाऊ सामान की तरह रखा गया था। मेरे मन में उन्हें खुश करने का ख्याल आया ही था कि तभी एक दूसरे आदमी की मरणासन और खौफनाक हालत देखकर मेरा वो इरादा वही ढेर हो गया। क्या मैं सच में इन आदमखोर दरिंदों के चंगुल में फंसने वाला हूं? 1-2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बोली लगातार बढ़ती जा रही थी और डर के मारे मेरी कंपकंपी छूट रही थी। अनगिनत भूखी और हवसी नजरें मेरे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से नाप रही थीं, जैसे कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं चाहती हों। 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार, सोल्ड। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटा। सारे मेहमान डर के मारे पीछे मुड़े। सामने नकाबपोश और हथियारों से लैस काले कपड़ों वाले गुंडों की फौज खड़ी थी। देखते ही देखते वहां अफरात फरी मच गई। मैं बस रेंग कर भागने ही वाला था कि तभी एक भारी भरकम चीज मेरे ऊपर आकर गिरी। मैंने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाकर देखा, वह वही ऑक्शनियर था। पहली बार मौत को इतने करीब से देखकर डॉक्टर होने के बावजूद मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मुझे उल्टी होने लगी। मुझे समझ आ गया कि यहाँ से जिंदा बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने चुपचाप जमीन पर पड़े रहकर मौत का नाटक करना ही बेहतर समझा। कानों में गूंजती गोलियों की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन तभी हाई हील्स की खटखटाहट मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। सारे सबूत और कचरा साफ कर दिया गया है। लू फैमिली ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, तो बताओ मुझे इसका बदला कैसे चुकाना चाहिए। पेई दीदी, आप जो भी करना चाहें, मैं बिना किसी शर्त के आपके साथ हूं। लिन मान ने तुरंत अपनी वफादारी दिखाई, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसकी बॉस जमीन पर पड़ी एक लड़के की लाश को बड़े चाव से घूर रही है। दिखने में तो काफी हैंडसम है, पर अफसोस कि मर गया। वैसे मुझे ये पीस काफी पसंद आया। पसंद आने का क्या मतलब था भला? पेई दीदी अमेरिका का अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी पहचान छुपाकर लू फैमिली से अपना हक मांगने आई थीं। अभी वो जहाज से उतरी भी नहीं थीं कि लू फैमिली के भेजे भाड़े के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। इन्होंने न सिर्फ उन सबको चुन चुनकर मार डाला, बल्कि अब यहाँ खड़े होकर लाशों की खूबसूरती की तारीफ कर रही थीं। पेई दीदी सच में एक नंबर की साइको थीं। इन लाशों का क्या करना है? इस समंदर में हर वक्त शार्क घूमती रहती हैं। सबको पानी में फेंक दो, शार्क का खाना बन जाएंगी। खासकर इस सामने वाले को इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकना। पेई दीदी तो वक्त के साथ और भी खूंखार होती जा रही थी। डेक पर मौजूद वेल ट्रेंड लोगों की टीम ने देखते ही देखते सैकड़ों लाशों को लाइन से समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। लिन मान आराम कुर्सी के पास गई और धीरे से बोली, पेई दीदी, चाकू आ गया है, क्या इसके टुकड़े अभी करने हैं? पेई रुयान ने चाकू हाथ में लिया और धीरे धीरे मेरे पास आई। मैं ये खुद अपने हाथों से करूंगी। ये औरत आखिर करना क्या चाहती है? मैं बिना हिले डुले वैसे ही पड़ा रहा। तभी मुझे अपनी नाक के पास एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। वो चाकू ठीक मेरी नाक के सामने फर्श में गाड़ दिया गया था। अगले ही पल उस औरत की उंगलियां मेरे खून से सने कपड़ों को छूती हुई धीरे धीरे अंदर जाने लगी। ये औरत तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस काम कर रही थी। लिन मान भी हैरान थी कि पेई दीदी का ये कैसा अजीब शौक है जो एक लाश पर लाइन मार रही हैं। जैसे ही मैंने मरने का नाटक छोड़ देने का मन बनाया, तभी मुझ पर एक भारी दबाव आया। वो मेरे सीने पर चढ़ बैठी और अगले ही पल मेरे होठों को उसने अपने होठों से बेरहमी से लॉक कर दिया। उसका किस इतना वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल था, मानो उसकी वो पॉसेसिवनेस मुझे कुचल कर रख देगी। मैंने छटपटाकर विरोध किया तो पेई रुयान ने मुझे छोड़ा और मजाकिया लहजे में बोली, नाटक हो गया हो तो उठो। मैंने आंखें उठाईं और पहली बार उस औरत का चेहरा ठीक से देखा। मानना पड़ेगा, उसका चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं था, एकदम गॉड लेवल ब्यूटी। मैंने खुद को शांत रखते हुए पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? पास खड़ी लिन मान का तो जैसे जबड़ा ही जमीन पर गिर गया। इतनी देर से पेई दीदी चाकू दिखाकर जो नौटंकी और फ्लर्ट कर रही थी, वो बस मुझे परेशान करने के लिए था। पेई रुयान ने मेरी गर्दन में हाथ डाला और आकर मेरी गोद में बैठ गई। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, मानो मुझे खुद में ही समेट लेगी। तुम बताओ, मैं क्या चाहती हूँ? मैंने भी कड़क कर कहा, एक सच्चा मर्द जान दे सकता है, पर अपनी इज्जत नहीं। मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें खरीद रही हूँ? जो चीज मुझे 10 करोड़ में मिलने वाली थी, जब वो अब फ्री में मिल रही है, तो मैं उसे हाथ से क्यों जाने दूं? तो इसका मतलब मुझे खरीदने वाली यही थी, और इस गोलीबारी के बीच अगर मैं जिंदा बचा हूं, तो वो भी इसी औरत की मेहरबानी थी। क्या इसका मतलब मैं अब सेफ हूं? चूंकि आपने मेरी जान बचाई है, तो क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ सकती हैं? आपके इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर, मैं दुनिया के सारे काम करती हूँ,
बस नेकी का काम मुझसे नहीं होता। वो किसी जाल में फंसे शिकार को देखने वाली लोमड़ी की तरह बेहद एक्साइटेड नज़रों से मुझे देखने लगी। तुम अब मेरे चंगुल में हो। मेरे होठ कांपने लगे और बेहद बेबसी से मेरे मुंह से निकला, कब तक? जब तक मेरा मन न भर जाए। वैसे क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम दिखने में वाकई बहुत कमाल हो, बहुत ज्यादा हैंडसम? मैंने अचानक उसे पूरी ताकत से जमीन पर धक्का दिया और पीछे मुड़कर तेजी से भागा, लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई। मैंने पलटकर देखा तो वो डायन बड़े आराम से जमीन से उठ रही थी और एक डरावने ऑरा के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी। पास मत आना, मैं रेलिंग के पार कूद गया। समंदर की बर्फीली हवाएं मुझे किसी कागज के टुकड़े की तरह हिला रही थी और मैं बस गिरने ही वाला था। उसने चेहरे पर एक ऐसी स्माइल ले रखी थी जिससे साफ था कि उसे पता है कि मुझ में कूदने की हिम्मत नहीं है। नीचे समंदर की लहरें उफान मार रही थी और सफेद शार्क तैरती दिख रही थी। मैं सच में मरना नहीं चाहता था। मेरी पढ़ाई अभी अधूरी थी। मुझे अपने नाना जी की मेडिकल की विरासत को आगे बढ़ाना था। मैंने अभी इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। पेई रुयान का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी आवाज में अब सिर्फ एक डोमिनेटिंग और जिद्दी टोन बची थी। या तो मरो या फिर करो। मुझे लगता है तुमने दूसरा रास्ता चुना है। पेई रुयान, इस नाम को अच्छे से रट लो। ये तुम्हारी औरत का नाम है। मेरा कोई रिस्पॉन्स ना देखकर उस औरत ने मुझे पकड़े हुए बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और मजे लेते हुए बोली, जरा नाम लेकर पुकारो तो सही। मैंने उस औरत के होठों की तरफ देखा, मानो मुझे कुछ याद आ गया हो। पेई दीदी को अंदर गए कितना वक्त हो गया? पूरे 7 दिन। अब जाकर मुझे समझ आया कि पेई दीदी ने मुझे मिस्टर वैन की प्रोफाइल पूरे 7 दिन बाद लाने को क्यों कहा था। उतनी दूर क्यों खड़े हो? रुयान दीदी, ये रही वो प्रोफाइल जो आपने मांगी थी। वैन चैन, 20 साल, जियांग चैंग यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक मेडिकल डिपार्टमेंट का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। बचपन में ही पेरेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्लिनिक चलाने वाले नानाजी ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया। रुयान दीदी, क्या अब लू फैमिली चलना है? आज आपका अपनी फैमिली से मिलने का दिन है। लू फैमिली के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पहले इसे मैनोर आइलैंड छोड़ आओ। मैं आइलैंड के बंगले के सोफे पर बैठा 2 नौकरानियों की गपशप सुन रहा था। कौन नॉर्मल इंसान ऐसी सुनसान जगह पर घर बनाता है भला? वही तो, सुना है कि यहाँ जो फूल खिले हैं वो बेहद जहरीले हैं। वो ब्लैक धतूरा है जो अनजान अंधेरे, मौत और जुदाई के प्यार का सिंबल है। ये फूल बिल्कुल उस औरत की तरह है, ठंडा, खूंखार और पागल। इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी यहाँ से भागना था। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो नानाजी परेशान हो रहे होंगे। तभी बाहर अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों की जोरदार आवाज गूंज उठी। या तो मरने का नाटक करते हो या फिर सोने का। बिस्तर पर बेहोश पड़े रहना, कहीं ये भी तुम्हारा कोई नया नाटक तो नहीं था? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? हाँ, काम तो है। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पी रुयान मेरे करीब आई और बेहद कातिलाना और मदहोश कर देने वाले अंदाज में बोली, लेकिन काम तुम्हारे साथ है। क्या कुछ दिनों बाद हो सकता है? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कहाँ दर्द है? मैंने अनमने ढंग से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पेई रुयान का चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा उठा। तुम मुझसे बहुत डरते हो, है ना? तुम जैसी औरत से जो ना डरे वो पागल होगा। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो आज़ादी के अलावा मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दे सकती हूँ। क्या अपनी जान भी दे सकती हो? मैंने बस पीछा छुड़ाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। पेई रुयान ने आखिरकार मुझे छोड़ा और वॉशरूम की तरफ चली गई। मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना है, वरना भागने के चांस और भी कम हो जाएंगे। मैंने राहत की सांस ली और पानी पीने के लिए नीचे किचन की तरफ गया। अभी पानी मेरे मुंह तक पहुंचा भी नहीं था कि ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसके तुरंत बाद उस औरत के चिल्लाने की आवाज गूंजी, दफा हो जाओ यहां से, निकलो बाहर। अब किसने उसकी दुम पर पैर रख दिया? मैंने तुरंत पानी का ग्लास रखा और सीढ़ियों की तरफ भागा। दूर कॉरिडोर के कोने में एक आदमी घुटनों के बल बैठा रो रहा था। ये वही नौकर था जो दिन में बातें कर रहा था। मैं चुपचाप जाकर पेई रुयान के बगल में खड़ा हो गया। क्या बात है? हूँ, तुम अभी नीचे गए ही थे कि तुरंत बाद ये आदमी मेरे कमरे में चुपके से घुस आया। अब तुम ही बताओ, मैं क्या समझूं? वो शक कर रही थी कि इस आदमी को मैंने भेजा है। भाई, कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोच रही हो मेरे बारे में। पर अपना उल्लू सीधा करने और बाद में अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए मैंने उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया। ये सब आपकी कातिल अदाओं का कसूर है। आपकी खूबसूरती ही ऐसी है कि लोग आपके ऊपर मरने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। ये मक्खनबाजी सुनते ही पे रुयान का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने हाँ में इस तरह सिर हिलाया जैसे कोई खिलौना हिल रहा हो। पे रुयान अचानक झपट कर मेरी बाहों में आ गई। तो फिर तुम मेरी तरफ लाइन क्यों नहीं मारते? मैं बस एक फीकी और अजीब सी मुस्कान बिखेर कर रह गया। तभी लिन मान ऊपर आई और वहां का माहौल देखकर उल्टे पैर भागने की कोशिश करने लगी। रुको, इस आदमी को घसीट कर बाहर फेंको। पे साहिबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज रहम कीजिए। मैं पेई रुयान अपनी लाइफ में किसी को भी दूसरा मौका नहीं देती।
उसके इतना कहते ही बॉडीगार्ड्स ने उस नौकर को पीट-पीट कर बेहोश कर दिया। ये औरत सच में बेहद खौफनाक है। वो नौकर इतने सालों से इसके साथ था, फिर भी एक झटके में उसका पत्ता साफ कर दिया। अगर किसी दिन इसका मुझसे मन भर गया, तो मेरा अंजाम तो इस नौकर से भी बदतर होगा। डर गए क्या? उसे मेरा ये डरना और कुछ न बोल पाना काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। उसने फिर से मेरे होठों को बेरहमी से चूम लिया। तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। अगर तुम सीधे बनकर रहोगे, तो इस पूरे विला पर तुम्हारा राज होगा। हाँ, तुम भागने की कोशिश ज़रूर कर सकते हो, पर उसका अंजाम ये होगा कि तुम ज़िंदगी में कभी अपने पैर दोबारा नहीं देख पाओगे। सुना तुमने? पेई साहिबा, मैं अब कभी ऐसी जुर्रत नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि आपकी नज़रों के सामने कभी नहीं आऊँगा। मैंने बीच में दखल देते हुए कहा, पेई रुयान, अब छोड़ो भी ना। जो आदमी तुम्हारी औरत के बिस्तर तक पहुँचने की फिराक में था, तुम उस पर इतना रहम क्यों दिखा रहे हो? वैसे सही बात है, बिना दयालु दिल के कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है? शिट! इसने तो मेरी पूरी कुंडली पहले ही निकाल रखी है। अब अपने नाना जी को लेकर यहाँ से भागना मेरी सोच से भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। रही बात कॉलेज की, जब मैं इस जेल जैसे विला से बाहर ही नहीं निकल सकता, तो पढ़ाई खाक पूरी करूँगा? अगर तुम मुझे खुश रखोगे, तो मैं तुम्हें वापस कॉलेज भेजने के बारे में सोच सकती हूँ। पर अगर दोबारा किसी ने मेरे बिस्तर तक आने की हिम्मत की, तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, नहीं, पेई साहिबा, रहम कीजिए। 1 मिनट, तुम आखिर ऐसा क्या चाहती हो जिससे तुम उसे छोड़ दो? तुम सच में बहुत भोले हो। उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत किचन का वाटर प्यूरीफायर उठाकर लिविंग रूम के बीच में लाकर रख दिया। इस वाटर प्यूरीफायर में भला क्या खराबी थी? मिस्टर वेन, हमें इस पानी में भारी मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। हर 100 मिलीलीटर में ये सेफ लिमिट से 50 गुना ज्यादा है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि तुम्हारे नीचे जाने से ठीक पहले इस नौकर ने इसे पानी की टंकी में मिलाया था। मैग्नीशियम सल्फेट एक बहुत ही खतरनाक और तेज दस्त कराने वाली दवा है। इस नौकर की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? क्या उसे डर नहीं था कि गलती से ये पानी रोयान पी लेती तो वो मर भी सकती थी? अगर अभी रोयान ने मुझे आवाज न दी होती, तो वो पानी सीधे मेरे पेट में जा चुका होता। मैंने उसकी तरफ देखा और समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। भले ही मैं इस औरत से नफरत करता था, लेकिन इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता था कि उसने बार बार मेरी जान बचाई है। एक बार उस शूटआउट में, एक बार समंदर में कूदने पर, और अब यहाँ। सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाओ। इधर आओ और मुझे किस करो। मैंने आसपास खड़े लोगों को देखा और अपनी जगह से नहीं हिला। पेई रुयान ने सबको अपनी तीखी नजरों से देखा और ठंडे लहजे में सिर्फ 2 शब्द कहे, सब दफा हो जाओ। बॉडीगार्ड्स तुरंत उस नौकर को घसीटते हुए बाहर ले गए। क्या तुम उसे जान से नहीं मारोगी? पेई रुयान मजे लेते हुए मेरी तरफ देखने लगी। ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी पलकें झुकाई और अनाड़ियों की तरह अपने होठ उसके होठों से टच कर दिए। पर उसके बाद आगे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पेई रुयान ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा किसिंग स्टाइल देखकर लगता है जैसे तुम अभी किंडरगार्टन से पास आउट हुए हो। अगली सुबह जब पेई रुयान सोकर उठी, तो उसने देखा कि बिस्तर खाली है। कहाँ गया वो? जैसे ही वो कॉरिडोर में आई, उसने मुझे सीढ़ियों के पास खड़े होकर ऊपर अपनी तरफ देखते हुए पाया। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, क्या आप नीचे आकर टेस्ट करना चाहेंगी? मेरी आंखों में एक अजीब सी नरमी और चमक थी, जैसे वसंत की गुनगुनी धूप हो। पेई रुयान ने शक भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। आज सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे निकल आया? पर जैसे ही वो नीचे आने लगी, उसे एहसास हुआ कि उसने बेहद छोटा नाइट गाउन पहन रखा है। रुको, मैं अभी आई। उसके जाते ही मेरे चेहरे की झूठी मुस्कान गायब हो गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे गायब होने मात्र से वो इस कदर घबरा जाएगी कि कपड़े बदलना तक भूल जाएगी। अगर मैं सच में यहाँ से भाग गया, तो वो यकीनन मुझे जिंदा दफन कर देगी। मैं वापस किचन में गया और एक-एक करके ब्रेकफास्ट टेबल पर सजाने लगा। कोई चोरी छिपे गलत काम किया है क्या? उसने बड़े शांत अंदाज में अपना जूस पीते हुए पूछा। मैंने बेहद शांत होकर दूध का एक घूंट लिया। मैं भला क्या चोरी छिपे गलत काम करूंगा? मेरी बगल में रखे दूध के गिलास पर उस औरत की नजर पड़ी, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे उठाया और एक ही सांस में पूरा गटक गई। तुम्हारे पास खुद का नहीं है क्या? मेरा दूध क्यों पिया? पेई रुयान ने ग्लास टेबल पर रखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे होठों के कोने पर लगी दूध की मलाई को धीरे से साफ किया। फिर उसने अपनी उंगली को अपने होठों के पास ले जाकर उसे हल्के से चाटा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया की सबसे कीमती और स्वादिष्ट चीज चख ली हो। मैं पल भर में उसका इरादा समझ गया और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपने हाथ के पिछले हिस्से से पागलों की तरह अपना मुंह रगड़कर साफ किया। वो औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, चलो, तुम मुझे खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या मैं खाली समय में इंटरनेट यूज करने के लिए तुम्हारा स्टडी रूम यूज कर सकता हूँ? यहाँ रहना बहुत बोरिंग है। पेई रुयान की आंखों की चमक पल भर में गायब हो गई और वे बर्फीली हो गईं। मेरे साथ रहना तुम्हें बोरिंग लगता है? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा खाली बैठे हो। चुपचाप खाना खाओ, आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
इतना कहकर वो बड़े आराम से अपने हाथ में पकड़ी टोस्ट की स्लाइस को चबाने लगी। टोस्ट पर लगी चीज उसकी उंगलियों में लग गई थी। उसने मेरी तरफ अपनी नजरें गड़ाईं और अपनी उंगली पर लगी चीज को चाटकर मुंह में डाल लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे ही चीज की स्लाइस समझकर चबाने वाली हो। मेरा दिल एकदम बैठ गया। खैर, अच्छी बात यह रही कि आखिरकार मुझे इंटरनेट यूज करने की परमिशन मिल गई। मैंने तुरंत कंप्यूटर खोला और इस आइलैंड के बारे में जानकारी सर्च करने लगा। इंटरनेट पर लू फैमिली की बड़ी बेटी लू शाओ के बारे में खबरें भरी पड़ी थीं, और ये कोई और नहीं बल्कि वही साइको पेई रुयान थी। लू फैमिली पूरे जियांगनान इलाके के रईस और रसूखदार खानदानों की लिस्ट में टॉप पर थी। शुरुआत में इस फैमिली का बिजनेस साउथ ईस्ट एशिया में फैला था, लेकिन 3 पीढ़ियों के कड़े इन्वेस्टमेंट और कोशिशों के बाद अब इनका बिजनेस पूरी तरह लीगल हो चुका था। पेई रुयान इसी खानदान के करंट बॉस लू किंगकांग की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसे वो हाल ही में वापस लाया था। उसकी सगी माँ कौन थी, ये किसी को नहीं पता था। लू किंगकांग की कुल 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी जुआंग यूलान, जो 24 घंटे पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहती थी और सादगी से रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी यांग या हुई, जो कभी गांव से आकर लू फैमिली में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन बॉस के बिस्तर तक पहुंचने के कांड के बाद उसने एक बेटी लू नियन को जन्म दिया और लू फैमिली की दूसरी मालकिन की गद्दी पर बैठ गई। तीसरी पत्नी सू किंग अभी सिर्फ 30 साल के आसपास की थी। उसने अपना फिगर और हुस्न एकदम मेंटेन करके रखा था। उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम लू शियू था। सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी इस आधे दिन में लू फैमिली से जुड़ी खबरें इंटरनेट पर लगातार पॉपअप हो रही थीं, मानो बाढ़ आ गई हो। लेकिन इसके उलट इस आइलैंड के बारे में मुझे सिर्फ एक नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिली। अब जाकर मुझे समझ आया कि कल रात उस नौकर ने अपनी जान जोखिम में डालकर वो हरकत क्यों की थी। मिस्टर वेन, मैडम ने मुझे आपकी खातिरदारी करने और खाना खिलाने के लिए भेजा है। खातिरदारी कम और जासूसी ज्यादा लग रही है। वैसे आंटी, आपका नाम क्या है? आप मुझे है माँ कह सकते हैं। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि इस पूरे विला के सारे नौकर बदल दिए गए थे और अब यहाँ सिर्फ 50 साल के आसपास की आंटियां ही काम कर रही थीं। पेई रुयान का जो मिजाज है, उसे देखते हुए क्या यहाँ 59 साल की औरतें टिक पाएंगी? भाई, 80 साल की भी कम पड़ेंगी। ये सब तो बस दिखावा था। जल्द ही टेबल पर एक एक करके करीब 10-12 बेहद लाजवाब और खुशबूदार डिशेस सजा दी गईं। ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि इसे अकेला इंसान कभी खत्म नहीं कर सकता था। मैंने हे माँ की तरफ देखा और पूछा, हे माँ, क्या आपने खाना खा लिया? क्यों ना आप भी मेरे साथ खाएं? नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत कहिए। आप खुद खाइए साहब। मैंने ज्यादा जिद नहीं की, अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाने पर टूट पड़ा। खाते खाते मैंने धीरे से बात आगे बढ़ाई। हे माँ, आप इस लाइन में कब से हैं? ये सुनकर हे माँ थोड़ा झेप गई और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, इसी साल से शुरू किया है। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो सोच रहा था कि हे माँ को लू फैमिली के कुछ अंदरूनी राज और गॉसिप्स पता होंगे, जिससे मुझे उस सन की औरत के बारे में कुछ और बातें जानने को मिल जाती। साहब को गाजर खाना पसंद है? हाँ, असल में मैं ना नहीं कह सकता था, वरना अगली बार से मुझे खाने को भी नहीं मिलता। हे माँ के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। साहब बिल्कुल मेरे बेटे जैसे है, उसे भी गाजर खाना बहुत पसंद था। हे माँ, आपका बेटा भी है? तो वो तो मुझसे काफी बड़ा होगा ना? लगभग आपके जितना ही बड़ा था, पर इस साल की शुरुआत में वो चला गया। चला गया? मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं है? जो बीत गया सो बीत गया। मुझे दोपहर में ही भागने की प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, ताकि रात को दोबारा उस औरत के चंगुल में न फंसूं। पर अगर मैं भाग गया तो हे माँ का क्या होगा? क्या वो साइको पेई रुयान बेकसूर लोगों को भी मार देती है? अब मैं इससे ज्यादा नहीं सो सकता था। मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना था। नाना जी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वो यकीनन बेहद फिक्र में होंगे। पेई रुयान के वापस आने से पहले मुझे यहाँ से रफू चक्कर होने का मौका ढूंढना ही होगा। आज मौसम कितना सुहाना है। साहब, क्या आप थोड़ा बाहर टहलने जाना चाहेंगे? क्या आपसे मैनेजर ने नहीं कहा कि मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है? कहा तो था, पर साहब, आप हर वक्त घर के अंदर बंद रहेंगे तो आपका दम घुट जाएगा। क्या सच में इतनी अच्छी किस्मत है मेरी? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेई रुयान का दिल पिघल गया हो और उसने खुद ये अरेंजमेंट किया हो। जो भी हो, भाड़ में जाए सब। इस वक्त भागना सबसे जरूरी है। तो फिर चलो, जब तक मैनेजर आसपास नहीं है, हम चुपके से पिछले दरवाजे से निकल चलते हैं। अगर किसी ने देख भी लिया तो कह देना कि मैंने ही बाहर जाने की जिद की थी। इस तरह आपको डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। इस विला की नौकरानी होने के नाते हे माँ का जिगरा कुछ ज्यादा ही बड़ा था। पर अच्छा है, ये मेरे ही फायदे की बात थी। तो फिर हम 5 मिनट में निकलते हैं। साहब बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हैं। गाजर पसंद करना, हर वक्त मुस्कुराना, ऐसा ही लंबा पतला कद और मुझसे हमेशा इसी तरह हंसकर बातें करना। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में गया ताकि कुछ जरूरी सामान समेट सकूं। भागने का पूरा प्लान मेरे दिमाग में सेट हो चुका था। जियांगचेंग सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मैडम, उस पकड़े गए आदमी ने उगल दिया है। आप पर जानलेवा हमला दूसरी मालकिन यांग याहुई ने करवाया था। क्या इस आदमी को बड़े साहब के पास भेज दिया जाए? पेई रुयान ने ठंडे लहजे में कहा।
बूढ़े साहब को भला मेरी माँ के छोड़े हुए टुकड़े यानी मुझसे क्या लेना देना। वैसे भी मेरी माँ ने कभी उनके साथ गद्दारी की थी। अगर मैं मारी भी जाती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, वापस आने के बाद मैं खुद को 3 कोड़े मारने की सजा दूंगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। अगर बूढ़े साहब सच में मुझे अपनी बेटी मानते तो वो मुझे लू फार्मा की कमान क्यों सौंपते। लू फैमिली की सभी कंपनियों में से लू फार्मा का सालाना प्रॉफिट सबसे रद्दी और नीचे पायदान पर रहता है। आखिर जो खानदान सदियों से खून खराबा करके अपनी सल्तनत मजबूत करता आया हो, उसका मेडिकल फील्ड में क्या बेस होगा भला। खैर, छोड़ो। अगर तुम ही कोड़े खाकर गिर जाओगे तो मेरे काम कौन करेगा। मुझे उम्मीद है कि मैडम इस रिपोर्ट को देखकर ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगी। क्या सिर्फ इतना ही है? हाँ, लू फार्मा के 50% बड़े अधिकारी दूसरी मालकिन के चमचे हैं और बाकी 20% पर तीसरी मालकिन का कब्जा है। आधी से ज्यादा कंपनी मैडम के हाथ में ही नहीं है। मैडम, प्लीज गुस्सा मत होइए। सच में सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है। लिन मान ने बिना सिर उठाए कांपते हुए जवाब दिया। जाओ और यांग याहुई की उस बेटी की पूरी कुंडली निकालो। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है और उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसके बिजनेस और फायदे को चोट पहुंचती है। जी बिल्कुल। वो अभी क्या कर रहा है? पिछले 1 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर वेन एक नौकरानी के साथ बाहर टहलने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। टहलने? जी हाँ। दोनों मैनेजर की नजरों से बचकर पिछले दरवाजे से चुपके से निकल चुके हैं। क्या उन्हें रोकने के लिए आदमी भेजे जाएं? जरा स्क्रीन इधर ट्रांसफर करो। पेई रुयान ने अपना आईपैड खोला। स्क्रीन पर अधेड़ उम्र की नौकरानी मेरे साथ चलती हुई कुछ कह रही थी। जरा जूम करो। मेरे पास बेहिसाब पैसा है, गॉर्जियस लुक है, मुझे चाहने वालों की लाइन यहां से लेकर फ्रांस तक लगी है, और फिर भी ये नौकरानी कह रही है कि मैं उसके लिए सही मैच नहीं हूं। इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मेरे अचेन को दूसरा मैच ढूंढने के लिए भड़का रही है? जीना भूल गई है क्या ये? इस बुढ़िया को 4 डंडे मारो और नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकालो। जी जी मैडम, रुको। ये लड़का मेरे बिना भी इतनी फुर्ती से और खिलखिलाकर मुस्कुरा सकता है? क्या मैं कोई खूंखार दरिंदा हूं जिससे ये दूर भागना चाहता है? उस नौकरानी को रहने दो, अभी मत निकालो। क्या मिस्टर वेन को वापस विला भेजने के लिए गाड़ियां भेजी जाएं? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे कहीं खो सी गई थी। उसकी नजरें आईपैड की स्क्रीन पर थमी हुई थीं, जहां मेरी वो बेफिक्र और जिंदादिल मुस्कान दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत और तड़प साफ देखी जा सकती थी, जैसे कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी घने अंधेरे में बिता चुका हो और उसने पहली बार सूरज की रोशनी देखी हो। कोई जरूरत नहीं है। आइलैंड पर मौजूद सिक्योरिटी टीम को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहो। जी मैडम। शाम की बोर्ड मीटिंग में सभी बड़े अधिकारी सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। पेई रुयान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी स्क्रीन पर ही टिकी थी। पुराने स्टाफ को निकालने का काम कहां तक पहुंचा? सब पूरा हो चुका है। जिन लोगों ने मिस्टर वेन का चेहरा नहीं देखा था, उन्हें छोड़ दिया गया है, और जिन 2 लोगों ने उन्हें देख लिया था, उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। पेई रुयान ने आईपैड को डेस्क पर सीधा टिका दिया। स्क्रीन पर उसकी पीठ के पीछे मैं बड़े आराम से धूप सेकते हुए मुस्कुरा रहा था, और मेरी वो मुस्कुराती हुई तस्वीर स्क्रीन पर थम गई थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ चुपचाप छत को घूर रहा था। भागने का मेरा प्लान 1.0 पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। लोगों की तो बात ही छोड़ो, इस आइलैंड से एक मक्खी भी बिना मर्जी के बाहर नहीं उड़ सकती थी। हर बोट स्टैंड और हेलीपैड पर हथियारों से लैस गार्ड्स का पहरा था। जब तक मैं समंदर में कूदकर तैरते हुए वापस जियांगचेंग ना पहुंच जाऊं, तब तक भागना नामुमकिन था, और तैरकर जाना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं थी। पर हाँ, इस नाकामयाब कोशिश में मुझे एक जबरदस्त फायदा जरूर हुआ था। विला के बाहर के एरिया को छोड़कर बाकी पूरे आइलैंड पर तरह तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे उगे हुए थे। ये जगह मेरे लिए किसी खजाने की खोज जैसी थी। यही सोचते हुए मैं बिस्तर से उठा और मैंने अलमारी का दरवाजा खोला। वहां सफेद शहतूत और मदरवॉट जैसी कई कीमती बूटियां रखी थीं। मैंने उन जड़ी बूटियों को वापस अच्छे से ढका। जैसे ही मैं मुड़ने वाला था, तभी एक जानी पहचानी मदहोश कर देने वाली खुशबू मेरी नाक से टकराई। क्या देख रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। पकड़े जाने के डर को किसी तरह दबाते हुए मैंने धीरे से कहा, तुमने जो कपड़े खरीदे हैं, मैं बस उन्हें देख रहा था। मैं एक लड़का हूं, मुझे इतने सारे कपड़ों की क्या जरूरत है? अगर मुझे दिन के वक्त काम से बाहर न जाना पड़ता तो सच में तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाई ताकि उसकी उन कातिल और नशीली आंखों से नजरें न मिलानी पड़े। मैं नहाने जा रहा हूं। पर पेई रुयान मेरे और करीब आ गई। उसकी झुकी हुई पलकें और लंबी पलकों के बाल किसी मखमली पंख की तरह मेरी ठुड्डी को छू रहे थे। चलो साथ में चलते हैं। मैंने डर के मारे अपने कपड़ों का कोना कसकर पकड़ लिया। ये कितनी बकवास बात थी। मैं एक औरत के सामने इस कदर बेबस कैसे हो सकता हूं? पेई रुयान मुझसे थोड़ा दूर हटी और उसने जानबूझकर मेरे सामने अपनी सिल्वर हाई हील्स उतारी। मैं सामने खड़ी उस औरत को देखते हुए एकदम सुन्न पड़ गया, मानो कोई पत्थर की मूर्ति बन गया हूं। उसकी इस दिमागी प्रताड़ना ने मेरा सारा लॉजिक हिलाकर रख दिया था। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? उस शिप पर तो हमारे बीच सब कुछ कितना परफेक्ट था ना? ये सुनते ही मेरा पूरा चेहरा कान के पीछे तक शर्म से लाल हो गया। मुझे अपने दिल की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं।
पेई रुयान ने मुझे उसी हालत में खड़ा देखा तो मेरा हाथ पकड़ा और सीधे बाथरूम की तरफ घसीटने लगी। मैंने अपनी बची कूची हिम्मत बटोरी और उसकी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ अब? उसकी आवाज में अजीब सी शरारत थी। मुझ में शर्म, गुस्से और बेबसी की एक मिली-जुली भावना जाग उठी। मैंने गुस्से में आकर शॉवर का नॉब पूरी तरह घुमा दिया। बर्फीला ठंडा पानी हमारे ऊपर गिरने लगा। मैं उस ठंडे पानी के जरिए अपने दिमाग को शांत करने और अपनी बची हुई समझदारी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। धीरे-धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। चारों तरफ भाप का गुबार छा गया। और ये रात भी बिना सोए बीत गई। अगले कुछ दिनों तक वो साइको औरत ना जाने कहाँ गायब थी, विला में उसका नामो निशान नहीं था। मैंने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और जड़ी बूटियां और फूल इकट्ठा करने के लिए लगातार बाहर निकलने लगा। विला के आसपास ज्यादातर धतूरे के पौधे लगे थे। इस पौधे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेवल का जहर होता है। अगर इसकी डोज को सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो ये इंसान की नसों को कुछ समय के लिए पूरी तरह सुन्न कर सकता है, जिससे उसकी जान भी नहीं जाएगी। विला के बैकयार्ड के एक सुनसान कोने में दो साये छिपे बैठे थे। वे दोनों ताजे फूलों को पीसकर उसका पाउडर बना रहे थे और उसे एक स्प्रे बोतल में भर रहे थे। हे माँ ने बेहद हिचकिचाते हुए सामने बैठे लड़के को देखा। साहब, क्या आप सच में यहाँ से भागने वाले हैं? बिल्कुल भागूंगा, और मैं अकेले नहीं, आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे हे माँ की एक बात समझ नहीं आ रही थी। हे माँ, शुरुआत में तो आपने ही कहा था कि पेई जैसी अमीर और रसूखदार औरत मेरे लिए सही मैच नहीं है और मुझे कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। फिर अब आप पीछे क्यों हट रही हैं? कहने को तो मैंने कहा था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा रईस और खतरनाक है। वो न सिर्फ लू फैमिली की बड़ी बेटी है, बल्कि सुबह का वो नज़ारा, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट बोट्स, वो दूर दूर से सीधी सादी लड़की नहीं लगती। साहब, मेरा मतलब है कि अगर हम पकड़े गए तो आप सारा इल्ज़ाम मुझ बुढ़िया पर मढ़ देना। कह देना कि इस बुढ़िया की नीयत खराब थी, इसी ने आपको भड़काया और मजबूर किया था। एक मर्द होने के नाते मैं भला हे माँ को अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने कैसे दे सकता था? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हे माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उनकी इस ममता ने मुझे पल भर के लिए अपने नाना जी की याद दिला दी। साहब, कभी-कभी आपको देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल आपकी उम्र का था, उतना ही जवान, उतना ही जिंदा दिल। मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ अब गलने की कगार पर हैं, किसी काम की नहीं बची। मुझे आगे कर देना ही हम दोनों के हक में सबसे बेहतर होगा। आप अभी जवान हैं, आपकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। हे माँ, आप मेरी बात सुनिए, हम दोनों एक साथ यहाँ से सही सलामत निकलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जब हम वापस लिविंग रूम में आए तो नौकरानियां रात का खाना टेबल पर लगा चुकी थीं। हे माँ, चलिए साथ में खाना खाते हैं। साहब, ये ठीक नहीं लगेगा, मैं आपके साथ टेबल पर कैसे बैठ सकती हूँ? हे माँ, वैसे भी हम दोनों यहाँ से भागने वाले हैं, तो बहुत जल्द हम मालिक और नौकर नहीं रहेंगे। आप बैठिए। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। साहब की बात बिल्कुल सही है, सावधानी बरतना ही सबसे बेहतर है। चलो खाना शुरू करो, ये इस विला का आखिरी खाना है। अगर इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फिर लाइक, कमेंट और हाइप जरूर करना। लाइक का टारगेट 800 रख रहा हूँ। आशा करता हूँ पूरा करवा दोगे। जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।